जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए, आज हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे। गुप्त साम्राज्य का हम लोग को शासक था, जितना शासक था सारा शासक को हम लोग पढ़ चुके हैं। और पिछले अगर सारा शासक को नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो में जाकर के पिछला वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट से पिछला वीडियो को देख करके उसके बाद गुप्त साम्राज्य के प्रशासन पे आइएगा। आज हम लोग को लास्ट टॉपिक है गुप्त साम्राज्य का। गुप्त साम्राज्य का आज हम लोग को लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को आज गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाएगा। आइए, गुप्त साम्राज्य के जो गुप्तकालीन प्रशासन था उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, शासन की संपूर्ण शक्ति, जितना शासन था राज्य में, जितना शासन होता था, सारा शासन का संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में होता था। किसके हाथ में होता था? राजा के हाथ में। जितना राज्य का जो क्षेत्र होता था वो सारा क्षेत्र राजा के हाथ में होता था। पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि 3 भाग में बट गया था। मगध में बटा था, बंगाल में और मालवा में बटा था। ये 3 भाग में बट गया था गुप्त साम्राज्य। तो देखिए क्या होता है कि जितना एरिया होता है राजा का, जितना जो क्षेत्र होता था राजा का, वो सारा में शासन करने का शक्ति वो सिर्फ और सिर्फ राजा का होता था। सर्वोपरि राजा होता था। उसके बाद क्या है कि मंत्री का जो पद होता था, जो राज्य में मंत्री का पद होता था, वो पैतृक होता था। क्या पैतृक होता था? यानी पिता के मरने के बाद उसका पुत्र ही उसका मंत्री बनता था। तो क्या हो गया कि मंत्री जो होता था वो पैतृक होता था। पैतृक क्या होता है? तो पैतृक होता है कि पिता के मृत्यु होता है, पिता के मृत्यु के बाद उसका लड़का ही, उसका उत्तराधिकारी ही उस पद पर ग्रहण करता है। तो वही होता है पैतृक। तो मंत्री का पद पैतृक होता था। अब मंत्री को क्या कहा जाता था? गुप्त साम्राज्य में मंत्री को क्या कहा जाता था? तो मंत्री, क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में कि देखिए, गुप्त साम्राज्य में मंत्री के पद को क्या कहा जाता था? तो मंत्री, क्या मंत्री, क्या मंत्री, अब लास्ट में न लगा देना है, मंत्रीन। मंत्री के पद को मंत्रीन कहा जाता था गुप्त साम्राज्य में। उसके बाद आता है कि सेना विभाग का जो प्रमुख होता है, राज था, तो राज को चलाने के लिए सेना होता था। तो सेना के प्रमुख जो होता था, सेना के प्रमुख को क्या कहते थे? तो उसको महासेनापति कहा जाता था। पूछेगा क्वेश्चन कि गुप्त साम्राज्य में जो सेना होता था, सेना के प्रधान होता था, जो सब सेना को चलाता था, एकत्रित करता था, सारा व्यवस्था देखता था, तो सेना को प्रधान को क्या कहा जाता था? तो उसको महासेनापति कहा जाता था। क्या? महासेनापति कहा जाता था। उसके बाद राजा के पुत्र, क्या राजा के पुत्र को क्या कहा जाता था? गुप्त साम्राज्य में राजा के पुत्र को क्या कहा जाता था? तो कुमार कहा जाता था। क्या? कुमार कहा जाता था। आज भी हम लोग नाम के पीछे देखते हैं कुमार लगाते, तो वही होता है राजा का पुत्र, जिसका अर्थ कुमार का अर्थ क्या होता था? यानी वो राजा का पुत्र है, यानी वो पुत्र है, उसको कुमार कहा जाता था। तो कि कौन साम्राज्य? गुप्त साम्राज्य में गुप्त जितना जो शासक हुआ वो अपना पुत्र को कुमार कहता था। क्या? कुमार कहता था। उसके बाद राजमहल के रक्षा करने के लिए, जो राजमहल होता था, राजमहल के रक्षा करने के लिए चारों ओर से उसको रक्षा कर्मी होता था, सुरक्षा कर्मी होता था। तो सुरक्षा कर्मी को क्या कहा जाता था? रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता था? तो महाप्रतिहार। हम लोग पीछे देखे थे प्रतिहार वंश। क्या? प्रतिहार वंश। तो वही प्रतिहार है। और देखिए क्या, राजमहल की रक्षा करने के लिए जो महल था, राजमहल होता था राजा के, वो राजा को महल को रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर से सेना को तैनात किया जाता था। और जो राजा के महल को रक्षा करता था सेना, उस सेना को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था महाप्रतिहार। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि पैदल सेना, घुड़सवार सेना होता था। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, सारा सेना होता था। तो सारा सेनाओं को जो है उसमें से 2 सेना, पैदल सेना और घुड़सवार सेना के जो अध्यक्ष होता था, क्या
पैदल सेना गुप्त साम्राज्य में, क्यों कौन साम्राज्य में? गुप्त साम्राज्य में पैदल सेना और घुड़सवार सेना, जो घोड़ा से चलता था उसको घुड़सवार सेना कहते हैं, घुड़सवार सेना के अध्यक्ष को भट्टा स्वापति कहते हैं। क्या? भट्टा स्वापति कहते हैं। पैदल सेना पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य में पैदल सेना और घुड़सवार सेना के जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते हैं? तो भट्टा स्वापति। क्या? भट्टा स्वापति। क्या? भट्टा स्वापति कहा जाता है गुप्त साम्राज्य के पैदल सेना और घुड़सवार सेना को भट्टा स्वापति कहते हैं। क्या? भट्टा स्वापति कहते हैं। जो पैदल सेना होता था, जो घुड़सवार सेना होता था, उसका एक वो अध्यक्ष होता होगा, तो वो अध्यक्ष जो होता था वो अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो भट्टा स्वापति कहा जाता था। उसके आगे हम लोग देखते हैं जो कोषाध्यक्ष होता था, जो राज्य के कोषाध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो उसको भंडागाराधिगृहित कहा जाता था। क्या? भंडागाराधिगृहित क्या कहा जाता था? भंडागाराधिगृहित कहा जाता था। जो कोषाध्यक्ष होता था उसको भंडागाराधिगृहित कहा जाता था। उसके बाद जब गांव होता था, मान चलिए गुप्त साम्राज्य है तो उसका राजा का क्षेत्र बहुत ज्यादा होता था, तो एक गांव में एक मुखिया बनाता था। क्या? मुखिया बनाता था। एक गांव के एक हेड बनाता था और वो हेड को क्या कहा जाता था? उस मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उस मुखिया को महतर नाम दिया जाता था। क्या? महतर। यानी आज के जब हम लोग मुखिया देखते हैं तो क्या एक गांव के, ऐसे तो मुखिया था पंचायत के, मगर उस समय क्या था कि एक गांव के एक हेड बनाया जाता था, तो जिसको मुखिया हम लोग कहते हैं, और उस मुखिया को उस समय क्या नाम था? तो महतर नाम था। क्या? महतर कहते थे। अब भूमि लेने देने वाले अधिकारी सॉरी भूमि के जो लेन देन करते थे, भूमि लेने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो साल्लिक कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में भूमि लेने वाले अधिकारी को साल्लिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साल्लिक कहा जाता था। और जो ग्राम के मुखिया होता है उसको महतर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महतर कहा जाता था। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गुप्त कालीन का जो प्रशासन था उसको में जो शासन की इकाई था, शासन का शक्ति था, सर्वोपरि होता था। कौन होता था? तो सर्वोपरि पूरा राज्य का शासन का सर्वोपरि राजा होता था। क्या होता था? राजा होता था। और जो मंत्री का पद था वो पैतृक था, यानी पिता के बाद उसका पुत्र ही उस पद पर स्थापित होगा, जिसको पैतृक पद कहा जाता है। अब पैतृक जो पद था वो मंत्री के पैतृक पद को क्या कहा जाता था उस समय? मंत्रीन। क्या? मंत्री को जो उस समय हम लोग नाम दिया जाता था उसको मंत्री कहा जाता था। क्या? मंत्री। सेना विभाग के प्रमुख को, जो सेना होता था, जो राज्य को चलाने के लिए सेना होता था, सैनिक होता था, उसके जो अधिकारी को, उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो महासेनापति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो सेना के अधिकारी होता था उसको महासेनापति, ऐसे याद रखना है। उसके बाद राजा के पुत्र को कुमार कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य में राजा के पुत्र को क्या कहा जाता था? तो कुमार कहा जाता था। उसके बाद राजमहल की रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता था? राजमहल के चारों साइड से, चारों तरफ से कुछ सेना लगे हुए होते थे, उसको क्या रक्षा करने के लिए राजमहल के, तो रक्षा करने वाले को, सैनिक को क्या कहा जाता था? तो महाप्रतिहार कहा जाता था। अब पैदल सेना, क्या? पैदल सेना और घुड़सवार सेना के जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था? भट्टा स्वापति कहा जाता था। जो पैदल सेना होता था, जो पैदल चलता था, घुड़सवार सेना जो घोड़ा से चलता था, उस सेना के जो वो अध्यक्ष होता था, उस अध्यक्ष को भट्टा स्वापति कहा जाता था। उसके बाद क्या था कि कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो भंडाराधिगृहित कहा जाता था। क्या? भंडाराधिगृहित कहा जाता था। और जो गांव के मुखिया होता था, जो साम्राज्य गुप्त साम्राज्य होता था, वो गुप्त साम्राज्य बहुत सारा ढेर सारा इलाकों में फैला होता, देखे थे मगध,
बंगाल, मालवा। तो वो क्या होता था कि एक गांव के एक वो अधिकारी बनाता था, एक मुखिया बनाता था, और उस मुखिया को क्या कहा जाता था, उस मुखिया का पद का नाम महतर था। क्या? महतर। और भूमि लेने वाले अधिकारी को, जो भूमि को लेन देन करता था, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? साल्लिक कहा जाता था। क्या? साल्लिक कहा जाता था गुप्त साम्राज्य में। क्या? गुप्त साम्राज्य में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। धार्मिक कार्यों की देखरेख के अधिकारी, जो धार्मिक कार्य होता था, उस कार्य को देख रेख करने के लिए एक अधिकारी होता था। क्या होता था? अधिकारी होता था। और उस अधिकारी को क्या कहते थे? तो देखिए, विनय स्थिति स्थापत्य, इसको देखिए तोड़ के पढ़ना है, इतना पढ़ा नहीं पढ़ा पाएगा एक बार में, इसको तोड़ के पढ़ना है। देखिए, विनय स्थिति स्थापतक। क्या? विनय स्थिति स्थापतक, ऐसे तोड़ लीजिए, विनय स्थिति स्थापतक। जो धार्मिक कार्य देखता था, गुप्त पूछेगा क्वेश्चन कि गुप्त साम्राज्य में धार्मिक जो पद होता था, जो धार्मिक कार्यों की देख रेख करता था, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो विनय, क्या? विनय स्थिति स्थापतक। क्या? विनय स्थिति स्थापतक। जब तोड़ लीजिएगा तो इसको बोलने में आसान होगा, न तो एक बार सोचिएगा कि पढ़ लें इसको, जैसे कैसे संस्कृत पढ़ा जाता है, बहुत सारा एक लाइन में ही लिखा होता है, तो उसको तोड़ के पढ़ा जाता है, न तो एक बार में नहीं पढ़ पाएगा आदमी। उसी प्रकार इसको भी तोड़ लीजिए, विनय स्थिति स्थापतक। धार्मिक कार्यों को देखने वाले अधिकारी को विनय स्थिति स्थापतक कहा जाता है। उसके बाद ग्राम के प्रशासन। क्या? ग्राम के जो प्रशासन होता था, एक राजा था तो पूरा गांव को तो नहीं चला पाता था पूरा। देखिए कि यहाँ मगध से लेके मालवा तक, कहाँ? गुप्त साम्राज्य मगध से लेके मालवा तक फैला हुआ था। तो अगर मान के चलिए कि राजा अगर मगध में बैठा हुआ है, तो वहां मालवा तक कैसे देखेगा? तो प्रत्येक गांव में, गांव के चलाने के लिए, गांव के प्रशासन के चलाने के लिए एक मंडली बना होता था गुप्त साम्राज्य में, जिसको पंच मंडली कहा जाता था। क्या? पंच मंडली कहा जाता था। वही मंडली पूरा गांव को देख रेख करता था, गांव के प्रशासन को चलाता था। जिसको में शामिल कौन होता था? तो गांव के हेड होता था मुखिया, जिसको महतर कहते थे। तो वो जो पंच मंडली बनाता था, वही पंच मंडली में गांव के महतर यानी गांव के मुखिया शामिल होता था। अब आय का पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भूमि कर। क्या? भूमि कर, यानी जितना जो जमीन से कर आता था, उपजाऊ कर आता था, वो सारे कर जो है यानी भूमि कर गुप्त साम्राज्य का प्रमुख जो है आय का स्रोत था। गुप्त साम्राज्य पूछेगा, गुप्त साम्राज्य में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कपड़ा बुनना। क्या? कपड़ा तैयार करना गुप्त साम्राज्य का प्रमुख व्यवसाय था। उसके बाद आते हैं हम लोग, कुछ देख लेते हैं उस समय गुप्त साम्राज्य में कौन कौन विद्वान थे और कौन कौन सा पुस्तक लिखे थे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य का जो कुछ विद्वान थे, तो बुद्ध घोष आते हैं। क्या? बुद्ध घोष, विशाख दत्त, कालिदास, अमर सिंह, शूद्रक, विष्णु शर्मा और ढेर सारे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग लिख दिए हैं, इम्पोर्टेंट को याद कर लेना है। जैसे बुद्ध घोष की याद कर लेना है, विशाख दत्त, कालिदास, अमर सिंह, शूद्रक और विष्णु शर्मा। क्या? विष्णु शर्मा, ये सारे को एकदम याद रखना है। उसके बाद ग्रंथ, जो पुस्तक लिखाया था उस समय, जो गुप्त साम्राज्य के समय में पुस्तक लिखा गया था, उसको में कौन कौन आता है? तो मुद्रा राक्षस। क्या? मुद्रा राक्षस, कुमार संभव। क्या? कुमार संभव, ऋतु संहार। क्या? ऋतु संहार और मालविका अग्नि मित्र, और सारा पुस्तक है, मगर ये सब जो मेन था उसको हम लोग नोट डाउन कर दिया है। कौन कौन था? मुद्रा राक्षस, कुमार संभव, ऋतु संहारम और मालविका अग्निमित्र। ये कुछ प्रमुख ग्रंथ है गुप्त साम्राज्य का। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। था और ग्राम के प्रशासक, जो गांव होता था, वो गांव के प्रशासक 5 मंडली मिलकर चलाता था, उसको नाम था क्या? पंच मंडली नाम था। और पंच मंडली में गांव के मुखिया यानी महतर शामिल होता था। क्या? शामिल होता था। और जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का मुख्य स्रोत क्या था? आय का मुख्य स्रोत क्या था? पैसा कहाँ से आता था गुप्त साम्राज्य में? तो भूमि कर से आता था। और उस समय का जो लोग थे उसका व्यवसाय क्या था?
तो कपड़ा बुनना उसका व्यवसाय था। कपड़ा तैयार करना गुप्त साम्राज्य का मुख्य व्यवसाय था। और उस समय बुद्धघोष, विशाख दत्त, कालिदास, अमर सिंह शूद्रक और विष्णु शर्मा जैसे उस समय विद्वान रहते थे। और उसने कुछ ग्रंथ लिखा, कुछ पुस्तक लिखा। पूछेगा कि किस साम्राज्य, जब पूछ देगा कि कुमार संभवन जो है किस साम्राज्य के समय लिखा गया था, तो गुप्त साम्राज्य। क्या? गुप्त साम्राज्य। जैसे मुद्रा राक्षस, कुमार संभवन, ऋतु संहार, मालविका राज के समय लिखा गया था। आज हम लोग को इसी वीडियो के साथ आज हम लोग को गुप्त साम्राज्य समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में, जो अगला शासक था उस सबको हम लोग लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।